दोस्तों, एक मौलवी साहब जो काफ़ी उम्रदराज हो चुके थे, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चरपाई में बैठे आराम कर रहे थे। तभी झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। महिला कलेक्टर की गाड़ी से उतरते ही और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। अंदर पहुंचकर महिला कलेक्टर मौलवी साहब से पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है और कहते हैं, अब्बा मैं आ गई हूँ। इस बात को सुनकर मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बा क्यों पुकार रही हो। तो महिला कलेक्टर उनसे कहने लगती है कि अब्बा आप मुझे भूल गए, मैं काजल वर्मा हूँ, मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। इस नाम को जैसे ही मौलवी साहब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उस लड़की को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, कौन थी वह महिला कलेक्टर और क्या रिश्ता था उस मौलवी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निम्रता है कि निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम ओम प्रकाश वर्मा होता है और उनकी पत्नी का नाम किरण वर्मा होता है। किरण जो भी अभी गर्भवती होती है और कुछ दिनों बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच कर दोनों ही पति पत्नी बड़े ही खुश थे, क्योंकि उन्हें वंशज अब दुनिया में आने वाला था। उनका एक बच्चा जन्म लेने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अनेकों सपने सजाए हुए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने सपने सजाए हुए थे। और धीरे धीरे समय गुजारता है। अब समय आ जाता है डिलीवरी का, तो ओम प्रकाश वर्मा जी ने अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और डिलीवरी होने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम बचा नहीं पाए, डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब इस बात को सुनकर ओम प्रकाश जी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह अब कर ही क्या सकते थे। उसके बाद वह पूछती कि बेटी हुई है या बेटा, तो डॉक्टर बताते हैं कि बेटी हुई है। ओम प्रकाश अपनी बच्ची और पत्नी को घर ले आते हैं। कुछ दिनों का विलाप चलता रहता है। ओम प्रकाश बहुत दुखी हो जाता है। ओम प्रकाश जी खुद को संभालते हुए अपनी बेटी के पालन पोषण में लग जाते हैं और अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दे रहे थे। इस लड़की का नाम काजल वर्मा रखते हैं। अब काजल धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वह स्कूल जाने के काबिल हो गई थी, तो उसके पिता ने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब काजल 10वीं क्लास में आ गई थी। 10वीं क्लास के एग्ज़ाम देती है। काजल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। उसको माँ नहीं होने के बावजूद भी वो अपने माँ की सारी ख्यालात अपने पिताजी से रखता था। उसके पिता इस बात को खुशी होती थी कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। वह अपनी बेटी का भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया करते थे। कहा करते कि बेटी तू पढ़ लिख कर ज़रूर एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी और मेरा नाम गांव में रोशन करेगी। दोस्तों ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक ओम प्रकाश वर्मा जी एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद काजल बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब काजल के रिश्तेदार और सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वह लोग यह तय करने लगते हैं कि अब काजल को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहां पर काजल की बुआ आती है और वह उन लोगों से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, काजल को मैं अपने पास रखूँगी, मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दूँगी। अब काजल को सभी रिश्तेदारों की मर्ज़ी से उनका बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। वह अपनी बुआ के घर चली जाती है। बहुत मायूस थी, वह बहुत रोती थी। अपने पिताजी के गुजरने के बाद वह एकदम से अकेली हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसकी परवरिश करने नहीं बल्कि उसके घर का काम कराने के लिए लाई है, क्योंकि दोस्तों उनकी बुआ काजल से घर का पूरा काम करवाती थी। उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती थी। लेकिन फिर भी काजल सभी चीज़ों को सहन करते हुए वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मेरे माता पिता जो नहीं रहे यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो मिल रहा है। उसके बाद एक दिन उसे पता चलता है कि उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे, उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब काजल जैसे ही अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे राज्य में टॉप किया है। अब वह अपनी बुआ के पास जाती है, उन्हें बताती है कि बुआ मैंने 10वीं क्लास का जो परीक्षा दिया था, परीक्षा में मैंने पास कर लिया है और 10वीं क्लास में पूरा राज्य में भी टॉप किया है। आप प्लीज़ मेरी आगे की पढ़ाई शुरू करा दीजिए, मेरा अच्छे स्कूल एडमिशन करा दीजिए। आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर किसी मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का भी यही सपना था। वह बार बार मुझसे कहते रहते कि तू पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगती है कि अगर तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का काम कौन करेगा।
काजल अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है। वह बहुत गुस्से से पेश आती है, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद काजल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पापा की वह सारी बातें याद आ रही थी और उसके पापा उसे कहा करते थे कि ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन दिन से रात होने के बावजूद भी ना तो कोई उसे खाना के लिए पूछता है और नहीं देने आता है, और ना ही कोई यह कहने आता है कि बेटी रो मत, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद काजल अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन वह जाती भी तो नहीं, क्योंकि उसकी बुआ उसे अपने साथ लेकर आई थी और जो उसका घर था, जिस घर के अंदर वह रह करती थी, उस घर को बेचकर बुआ ने पैसे अपने पास रख लिए थे। घर यह कहकर बेच दिया था कि मैं इसकी देखभाल करूंगी, उसमें काम आए जाएंगे। काजल इसी तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। उसको दिन भर काम करना पड़ता और खाने के लिए उसे तब मिलता था जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता था। इन सभी बातों से काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और वह अब इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। इसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गया था और 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने माता पिता की बातें याद आया करती थी कि बेटी तू पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है और देखना तू एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी। इसके दिमाग में ऑफिसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से काजल इस घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और घर वाले किसी शादी में गए थे और काजल को अकेले घर पर छोड़ गए थे। काजल अपने पापा का बात बहुत याद आ रहा था, उसकी बात बहुत सता रही थी। आज काजल के पास मौका था, वह अपना सारा सामान पैक करती है और चुपके से उस घर से निकल जाती है। फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन जब आती है तो ट्रेन पर बैठ जाती है। अब ट्रेन में तो बैठ गई, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं भी चली जाऊँ और कैसे भी करके अपना जीवन काट लूँगी। अब शाम का समय था, फिर रात हो जाती है। रात के समय में उस ट्रेन में बहुत कम सवारी थी। उन्हीं सवारियों में से एक लड़का काजल की तरफ घूर घूर के देख रहा था। अब काजल को यह सब बुरा तो लगता है, लेकिन वह करे तो करे क्या। लेकिन फिलहाल वह ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद वह लड़का अपना फ़ोन निकालता और अपने साथियों के पास फ़ोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। अब काजल भी यह सब कुछ देख रहा था और उसे बहुत घबरा जाती है। अब जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो उसी डिब्बे के अंदर एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वो सभी उस पहले वाले लड़के के पास चले जाते हैं। वह लड़का काजल की तरफ इशारा करता है और फिर सभी लड़के काजल की तरफ देखने लगते हैं। काजल बहुत घबरा जाती है, वह डरने लगती है और अपने पापा की बातों का याद करने लगती है कि शायद मेरे पापा आज होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। काजल जैसे उन चीज़ों को देखती है तो वह खतरों का भाप जाती है और एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उसके उतरते ही वह लड़के भी पीछे पीछे उतर गए और काजल का पीछा करने लगते हैं। काजल अपने बैग को लेकर भागने लगती है और वह लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। काजल कभी इधर छुपती है तो कभी उधर छुपती है और ऐसे छुपते छुपाते एक मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। अब सवेरा भी होने वाला था, सुबह के 4 बज चुके थे। तभी एक मौलवी साहब नमाज़ पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही काजल मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो वह उन्हें बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज़ को वह लड़के भी सुन लेते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मौलवी साहब काजल को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। वह काजल से पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। काजल रोते हुए उनको बताती है कि मैं कहीं जा रही थी और रास्ते से 4 लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मौलवी साहब को बताती है। वह लड़के बाहर ही खड़े हुए तो मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते और उन लड़कों को धमका कर भगा देते हैं। वो लड़के भी सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हों, इसी वजह से वह डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब मौलवी साहब काजल को आराम से बैठने के लिए बोलते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। ट्रेन में जो उनके साथ हादसा हो रहा था वह बात उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। फिर से पूछते हैं कि बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और तू कहाँ पर जाना चाहती है। अब काजल अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बता देती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल लगते हैं।
और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मौलवी साहब उसको सहारा देते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। अब तू किसी भी बात की चिंता मत करो। तुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है तुझे मुझसे बता। तो कहीं कहती, बाबा मुझे पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट हासिल करना है। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगता है जिसके लिए मैं पूरा ज़िंदगी अधूरा लगता है। तो पूछते हैं तू कहाँ जाना चाहती है। तो काजल कहती कि बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, यह तो तय है। मौलवी साहब कहते कि बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ जो आज अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है। तुझे किसी घर की ज़रूरत है, तू ऐसा कर इतने दिन हमारे घर रह सकती हो। मेरे बीबी और मैं हम दोनों ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद भी नहीं है। फ़िलहाल तू अपनी यहाँ पढ़ाई करना और आगे की पढ़ाई करने के लिए अच्छे अच्छे शहर चले जाना। अब काजल मौलवी साहब के घर में ही रहने लगती है और मौलवी साहब की उम्र लगभग 50 साल की थी। उनकी बीवी काजल को ख्याल रखती है। जब काजल को घर जाती है तो उसकी मौलवी साहब देख के उसको अचंभित रह जाती है। उसकी पत्नी पूछती है कौन है। कहती है कि उनका एक स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहाँ से उनको आगे की पढ़ाई कराते हैं। काजल की परवरिश मानो अपनी बेटी की तरह ही करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल में काजल ने अपने स्कूल के एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही काजल का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है तो सभी वहाँ के लोग इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं, इस लड़की ने 12वीं कक्षा को अच्छे नंबरों से पास किया। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से भी ज़्यादा नंबर लाए। काजल को इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें बताती है कि अब्बा मैंने बहुत अच्छे अंकों से 12वीं पास किया है। तो उसके अब्बा उससे पूछने लगती कि बेटी आगे करने का क्या इरादा है तेरा। तो वह कहती है कि अब्बा आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो मौलवी साहब उसके शहर जाने का इंतज़ाम कर देते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उनको दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर पैसे और चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं तेरे पास भिजवा दिया करूँगा। इसके बाद काजल उन आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल कर एक बड़े शहर में पहुँच जाती है जहाँ से वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली है थी। लेकिन काजल मौलवी साहब के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कभी कभी मौलवी साहब हफ्तों तक बीमार हो जाते थे। ये सब देख काजल को बहुत ख़राब लगा करता था। वह नहीं चाहती थी कि वह मौलवी साहब के ऊपर कोई बोझ बने। इस वजह से वह शहर में इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर पहुंच जाती है। उस होटल के मालिक से काम करने के लिए पूछती है। अब होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि बेटी तू क्या काम करेगी। तो वह बताती है कि मैं बाबूजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहो वैसा मैं काम कर दूँगी। मुझे इस शहर में पढ़ने के लिए आई हूँ लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रहा है। कोई भी काम वो भी चलेगा लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। उसके बाद होटल मालिक काजल के बारे में काजल से पूछने लगता है कि बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और किस वजह से तुझे काम चाहिए, क्या तेरे परिवार वाले तेरे साथ नहीं रहते क्या। तो उसके बाद काजल रो रो कर अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाती है और होटल का मालिक भी काजल की पूरी कहानी को सुनता है तो वह भी भावुक हो जाता है और उसे कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तुझे पढ़ना है तो तू यहीं रहकर पढ़ सकती है। तेरी पढ़ाई में जो भी मुझे मदद करनी होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ और तुझे जैसा भी काम करना है वैसा काम तुम होटल में कर सकती हो। आने की होटल मालिक अब काजल को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसका कारण यह भी था कि होटल मालिक की भी एक बेटी थी और उसको पढ़ाने के लिए होटल मालिक ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन वह कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाती क्योंकि उस लड़की को पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। अब वह काजल के अंदर अपनी बेटी का प्रारूप देखते हैं और बेटी के अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद होटल मालिक उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं और साथ ही साथ काजल होटल पर ही काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय के साथ साथ काजल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और जैसे ही हिमानी की जो होटल मालिक की बेटी होती है हिमानी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो होटल मालिक से कहती है कि बाबूजी अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। काजल अभी दिल्ली चल जाती है। होटल मालिक से उसे खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठा लेता है। वह काजल खुद को जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन कराता है और उसके रहने खाने पीने का इंतज़ाम करा देता है।
काजल मन लगाकर मेहनत करती है और मेहनत के साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद काजल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने से पहले वो IAS का एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने से वो एग्ज़ाम में पास हो जाती है। अब जैसे ही वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनती है तो यह खुशखबरी सबसे पहले वह होटल मालिक को देती कि बाबूजी मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। होटल मालिक इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद काजल ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब काजल के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी घर था, उसे अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद जो होटल मालिक होता है वह एक दफ़ा उससे मिलने के लिए भी आता है। काजल उनका अच्छे से वेलकम करती है और बाबूजी बाबूजी कहकर उनको संबोधित करती है, उसे बुलाती है। होटल मालिक यह सब सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब होटल मालिक जैसे उसे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे मौलवी साहब की भी याद आ जाती है, क्योंकि मौलवी साहब और उनकी बीवी ने भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, उसका जीवन दिया था। अब 2 साल बाद उसकी देखरेख की थी और 12वीं क्लास तक उसे शिक्षा दिलाई थी। उसके बाद काजल मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर वह सीधा उस रास्ते से निकल पड़ती है, उस एड्रेस पर निकल पड़ती है जहां से मौलवी साहब के घर में रहा करती थी। सीधा मौलवी साहब के घर में जाती है। इन सब बातों को लगभग 7 साल बीत गए थे और 7 साल बाद एक काजल कलेक्टर के साहिबा के सीधा उस घर पर पहुंचती है जहां वह कभी मौलवी साहब और उनकी बीवी के साथ रहा करती थी। वहीं पहुंचने के बाद वह देखती है कि जिस घर में कभी वह रहा करती थी वह घर फिलहाल नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। तो काजल उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और काजल की तरफ भरी निगाहों से देखते हैं। काजल जाकर उनके पैर छूने लगती है। मौलवी साहब उनसे कहते कि बेटी तू कौन है और मेरे पैर क्यों छू रही है? तो काजल उनसे कहने लगती है अब्बा आप मुझे भूल गए, मैं काजल वर्मा हूँ और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब जैसे ही मौलवी साहब काजल का बात नाम और सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि वह जिला कलेक्टर बन गई है। अब मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए काजल को गले से लगा लेते हैं। अब जब मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी तो गाँव वो शहर के लोगों में हड़कंप मच जाता है। एक सरकारी SDM की गाड़ी, सभी सोचने लगते कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो इनकी झोपड़ी के सामने इतनी बड़े लोग आए हुए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि काजल के साथ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी भी थी। तो सभी वहाँ आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। उनके बाद जैसे ही सभी लोगों को यह बात पता चलती है कि यह वही काजल है जो 2 साल तक इस गांव में, इस शहर में रही थी, सभी लोग काजल की यह कामयाबी को लेकर बहुत खुशी मनाते हैं और काजल को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। अब काजल मौलवी साहब से कहती है अब्बा अम्मी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पर है वो? बाबा बताते हैं कि बेटी उसको गुजरे हुए कुछ साल हो गए हैं। यह बात सुनकर काजल रोने लगती है और कहती है अब्बा चलो अब आपको यहाँ नहीं रहना है। तो पहले तो मौलवी साहब उससे मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन काजल उसे जिद करती कहती कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मौलवी साहब उससे कहती कि बेटी यहाँ पर पास में मस्जिद है, मैं वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा। तो काजल उन्हें बताती कि जहाँ मेरा घर है, जहाँ हमारा ड्यूटी है, उसी थोड़ी दूर पर भी मस्जिद है, वहाँ जाकर आप नमाज़ पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो यह चीज़ आपसे दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपने जिस वक्त मेरी मदद की थी आपने यह चीज़ नहीं देखी थी कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया था। और मुझे जो ट्रेन में लड़के छेड़ रहे थे वो शायद हिंदू थे या मुस्लिम थे, मुझे नहीं पता। तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह करूँगा। आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह ही मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर काजल मौलवी वर्मा को अपने साथ ले जाती है और इसी बात को लेकर गांव के सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। मौलवी साहब उसके घर में रहा करते हैं और पास वाली मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए चले जाया करते हैं। काजल मौलवी साहब की अच्छी तरह से देख रेख किया करती है और जब कभी काजल से कोई मिलने के लिए आया करता है तो वह मौलवी साहब को घर में अंदर देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। लेकिन जब काजल पूरी तरह उनको बताया कि करती है कि वह लोग काजल की तारीफ़ किया करती है और कहती है कि यह होती है असली इंसानियत। कभी कभी वह होटल मालिक भी उनसे मिलने के लिए आया करता है और अपने सह परिवार और अपनी बेटी को काजल को दिखाकर बताया करती कि ऐसी होती है बेटियाँ। काजल दोनों को अपने पिता की तरह सामान करती है और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार होटल मालिक को भी पैसे भेज दिया करती है।
लेकिन मौलवी साहब उनके पास ही रहा करते हैं और कुछ दिनों बाद काजल ने अपने बराबर की रैंक वाले के अधिकारी से शादी कर ली और बाद काजल अपने पति को साफ साफ कह दिया था कि मेरे पति और तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें इनकी सेवा भी करनी होगी। काजल का पति जैसे ही पूरी कहानी को सुनता है किस तरह से काजल IAS ऑफिसर बनी है और किस समय मौलवी साहब ने उनका साथ दिया है, तो काजल का पति भी आंखों में भावुक हो जाता है, उनके आंखों से आंसू निकल जाता है, उनकी आंखों में मौलवी साहब की इज्जत और भी बढ़ जाती है और वह भी उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। दोस्तों, आज की कहानी लड़की उनके माता पिता उनके बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे, लेकिन उनके बाद भी उसने मुकाम को हासिल किया और कामयाब होकर एक समाज में दिखाया कि मैं लड़की होने के बावजूद भी जिसके मन में होता है वह क्या कर सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं मौलवी साहब के बारे में, जिन्होंने एक अनाथ लड़की को घर में रख कर उसके साथ उसका अच्छा से देखभाल किया और पढ़ा लिखा कर एक अच्छे अधिकारी बना दिया। और आप जो भी कमेंट बॉक्स में है आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।